हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में और एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के सेकेंड यूज के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था इस तीन कंपोनेंट के बारे में, स्प्रिंग सॉरी इस तीन एनोटेशंस के बारे में, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके। हम लोगों ने देखा था एट द रेट कंपोनेंट के बारे में। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट टू गिवन क्लास। हम लोगों ने इसके बारे में देखा था सेशन 10 में। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के बारे में। इसका फर्स्ट यूज केस हम लोगों ने देखा था। ये क्या करता है कि फील्ड में डेटा प्रोवाइड करता है, फील्ड में इंजेक्शन देने का काम करता है, मतलब डेटा को सेट करने का काम करता है। तो प्रोवाइड डेटा, जिसे हम लोग कहते हैं फील्ड इंजेक्शन, ओके। किसमें? जो हमारे क्लास में, जो हमारे ऑब्जेक्ट में वेरिएबल है, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट स्कैन करने के लिए हमें कंपोनेंट स्कैन नाम का कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का यूज करना पड़ा था, ताकि वो सारे कंपोनेंट जिस जिस क्लास में रहेगा वो क्या करेगा, उसे फाइंड करेगा। टू फाइंड क्लासेस यूजिंग बेस पैकेज, ओके। तो हम लोगों ने कल इन तीन एनोटेशन का यूज करा और देखा कि इन तीनों एनोटेशन का यूज क्या है, एट द रेट कॉम्पोनेंट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन का फर्स्ट यूज किस हम लोगों ने देखा था, जो कि हार्ड कोडेड था, उसका हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, रीडिंग डेटा फ्रॉम प्रॉपर्टीज फाइल और यामल फाइल। हम लोग आज सीखेंगे प्रॉपर्टीज फाइल के साथ इस एट द रेट वैल्यू का सेकेंड यूज केसेस, ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने एट द रेट कॉम्पोनेंट एनोटेशन के बारे में सीख लिया था और कॉम्पोनेंट स्कैन के बारे में सीखा था, ओके। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है, उस सेशन में हम लोग सीखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में, ओके। प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में। प्रॉपर्टीज फाइल का नाम हम लोग कुछ सा भी रख सकते हैं और उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज फाइल, ओके। तो प्रॉपर्टीज फाइल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस पिक्चर के थ्रू आप थोड़ा समझोगे कि इसमें क्या हो रहा है, वो मैं समझाना चाहता हूँ, ओके। जैसे कोई एप्लीकेशन है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, ये हमारा एक एप्लीकेशन है, ओके। इस एप्लीकेशन का मैं नाम रखूंगा क्या? फेसबुक। ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये क्या है? फेसबुक है, ओके। तो इस एप्लीकेशन का मैं नाम रखूंगा क्या? फेसबुक, जो हम लोग यूज करते हैं, या इंस्टाग्राम। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? फेसबुक। ये क्या है? फेसबुक एक एप्लीकेशन है, ओके। फेसबुक एक एप्लीकेशन है, ओके। तो हम लोग कोई फेसबुक यूज करते हैं, कोई सा भी फेसबुक, तो वो किसी सर्वर पे रन होता है, वो किसी सर्वर पे ही रन होते रहता है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे। ये फेसबुक है, किसी सर्वर पे रन कर रहा है, ओके। ओके, हमारा जो फेसबुक एप्लीकेशन है, किसी सर्वर पे क्या हो रहा है? रन हो रहा है। तो इस फेसबुक को यूज करने के लिए एंड यूजर कैसे यूज करता है वो, ओके। एक एंड यूजर है हमारे पास। एंड यूजर मतलब कि जो इस एप्लीकेशन को यूज करता है, उसे हम लोग एंड यूजर कहते हैं, ओके। एंड यूजर क्या करता है? इस फेसबुक को यूज करने के लिए एंड यूजर क्या करता है? इस फेसबुक को यूज करने के लिए
सबसे पहले क्या करेगा, इस फेसबुक को यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉगिन करेगा, पोस्ट करेगा, कुछ अपना पोस्ट करेगा, देन उसके बाद कुछ कमेंट करेगा, देन उसके बाद डेटा को शेयर करेगा। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया क्या, एंड यूजर। ओके, ये कौन है, एंड यूजर। हमारा जो यूजर है ये क्या है, एंड यूजर है। ये क्या कर रहा है, इस फेसबुक को यूज करेगा। ओके, इस फेसबुक को क्या करेगा, यूज करेगा। ओके, इस फेसबुक को क्या करेगा, वो यूज करेगा। जो ये जो एप्लीकेशन है किसी सर्वर पर रन कर रहा है, और इस एप्लीकेशन को यूज कौन करेगा, फेसबुक के एंड यूजर। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, तो इसमें क्या करेगा एंड यूजर की, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। ओके, सबसे पहले क्या करेगा यूजर, रजिस्ट्रेशन करेगा। तो किसके थ्रू करेगा, HTML फॉर्म के थ्रू करेगा। HTML से क्या होता है कि जैसे CSS और भी कई सारे होते हैं ना, तो वो क्या करेगा, एक HTML फॉर्म रहेगा इसके पास, इसमें क्या करेगा यूजर, रजिस्ट्रेशन करेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो क्या करेगा, फिर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद वो क्या करेगा, कुछ पोस्ट करेगा। पोस्ट करने के बाद कुछ कमेंट करेगा। कमेंट करने के बाद उसे क्या करेगा, शेयर करेगा। ओके, ऐसे करके वो कुछ शेयर करेगा। तो इतना आपको क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रजिस्टर। यूजर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। ओके, देन उसके बाद लॉगिन करेगा। देन उसके बाद कुछ पोस्ट करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, कमेंट करेगा। ओके, देन उसके बाद क्या करेगा, उसे शेयर करेगा। ओके, और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर। तो वो क्या करेगा, कई सारे इसमें काम करेगा, मतलब कि एंड यूजर। ओके, इस एप्लीकेशन के साथ। तो जब वो यूजर इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है या लॉगिन कर रहा होता है, तो इसमें क्या कर रहा है कि वो कुछ डिटेल्स डाल रहा है। वो क्या कर रहा है, कुछ डिटेल्स ऐड कर रहा है। ओके, वो अपना यूजर नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, ओके, जेंडर डाला, DOB डाला, समथिंग कुछ भी वो डाल रहा है अपने डिटेल्स में, जो जो यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन यूज कर रहा है। ओके, तो यूजर को क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स देने हो रहे हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ यूजर से डिटेल लेने के बाद वो काम नहीं करेगा। इस फेसबुक एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में कुछ सेटअप करने होते हैं। जैसे यूजर जो भी डिटेल्स यहाँ से एंटर कर रहा है, जो भी इसका डेटा पास हो रहा है एंड यूजर से, तो इस एप्लीकेशन में कुछ बैकग्राउंड में डेटा होगा कि इस डेटा में, इस एप्लीकेशन में कौन से डेटाबेस का यूज होगा, किस सर्वर पे यूज होगा, कौन से पोर्ट नंबर पे यूज होगा, क्या कौन से ड्राइवर का यूज करेंगे हम लोग, क्या URL रहेगा हमारे डेटाबेस का। ओके, ये सारी चीज हम लोगों को बैकग्राउंड में करना होता है, जो कि कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। जैसे ये जो एप्लीकेशन है फेसबुक, ये क्या करेगा इंटरनली बैकग्राउंड में, तो इसे कोई डेटा चाहिए ना। ये जो फेसबुक है इसको बैकग्राउंड में कोई डेटा चाहिए, डेटाबेस चाहिए, क्योंकि सारे जो यूजर डेटा सेंड करेंगे तो वो किस डेटा में सेट करेगा। तो उसके लिए जो यूजर होता है, उसके लिए जो एप्लीकेशन होता है, सॉरी,
जो ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में एक डेटाबेस को मेंटेन करता है। ऐसे कई सारे बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, तो उन सारे को मेंटेन करने के लिए बैकग्राउंड में हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये कौन सा डेटाबेस यूज करेगा, किस सर्वर पे रन करेगा, ये सारे कौन करेगा, बैकग्राउंड में प्रोग्रामर करेगा। ओके, तो यहाँ पे फेसबुक के बैकग्राउंड में कौन सा डेटाबेस यूज होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम लोग डिसाइड करेंगे, प्रोग्रामर डिसाइड करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है फेसबुक का ये क्या करेगा कि इसके अंदर क्या डेटाबेस होगा, ये जो फेसबुक है ये कौन सा बैकग्राउंड में डेटाबेस यूज कर रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे यूजर एंड यूजर है जो डेटा सेंड कर रहा है, तो इस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, डेटाबेस का। तो उसका सेटअप हम लोग कैसे करेंगे, उसका सेटअप कौन करेगा बैकग्राउंड में। यूजर तो सिर्फ फॉर्म कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, वो सेंड कर रहा है, लेकिन हमें फेसबुक एप्लीकेशन यूज करने के लिए इतना सही काम थोड़ी ना चलेगा। बैकग्राउंड में कुछ सेटअप रहता है, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, क्या उसका यूआरएल है, क्या पासवर्ड है, क्या पोर्ट नंबर चलेगा, क्या होस्ट होगा, ये सारे को कौन मैनेज करेगा, प्रोग्रामर मैनेज करेगा कि इसका सेटअप क्या करना है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है इस एप्लीकेशन को। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस। ओके, तो ये हमारा हो गया डेटाबेस। तो इस डेटाबेस का सेटअप कौन करेगा, एंड यूजर तो नहीं करेगा कि ये फेसबुक कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, थोड़े ना इसको पता है। वो तो बस अपना डेटा सेंड करेगा और इस डेटा को हम लोगों को सेव करके रखना है। इस डेटाबेस कहाँ कौन सा यूज करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, एज ए प्रोग्रामर जो हम लोग हैं वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो प्रोग्रामर आया, ये प्रोग्रामर है एज ए डेवलपर, आप समझो। प्रोग्रामर आया और ये क्या किया, 1 मिनट गाइस, इसके बैकग्राउंड में जो सेटअप है वो कौन सेट करेगा, डेवलपर सेट करेगा, जो ये प्रोग्रामर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपर, डेवलपर। ओके, और प्रोग्रामर, आप इसे और प्रोग्रामर कर सकते हो। देन उसके बाद सेटअप कौन करेगा, ये जो सेटअप कौन करेगा, सेटअप जो बैकग्राउंड में सारे डेटा है वो सेटअप कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। ओके, इतना तक आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्लियर है, ताकि मैं टाइम ड्यूरेशन से समझ जाऊँ कि 12 मिनट पे आपको क्लियर हो चुका है सारा कुछ जो भी मैंने बताया है। तो ये बैकग्राउंड में जो भी सेटअप है, कौन से डेटाबेस यूज होगा, क्या यूआरएल होगा, क्या यूजर नेम होगा, क्या पासवर्ड होगा उसका। ओके, कौन सा डीबी हम लोग यूज करेंगे, कौन से कनेक्शन पूल यूज होने वाला है, कैसी कैसे सेटअप होगा, तो वो सारे सेटअप हम लोग कैसे करेंगे। प्रोग्रामर ऐसे ही आ गया और वो डायरेक्टली सेटअप करेगा तो किसी जगह पे तो करेगा ना, वो कौन से किस फाइल में सेटअप करेगा। तो हम लोग जिस फाइल का यूज करेंगे उस फाइल को कहेंगे डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, और यामल फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में जो डेटा सेट हो रहा है, ये बैकग्राउंड में जो डेटा सेट हो रहा है यहाँ पे, इसे किस फाइल के थ्रू हम लोग करेंगे, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या यामल फाइल के थ्रू हम लोग सेटअप करेंगे। ओके, तो इस डेटाबेस में कौन सा ड्राइवर होगा, यूआरएल क्या होगा डेटाबेस कनेक्शन के लिए, क्योंकि हमें फेसबुक में एक डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या यूआरएल होगा, क्या यूजर नेम होगा, क्या इसके पासवर्ड होंगे। ओके, देन सर्वर जो होगा कौन से पोर्ट नंबर पर रन करेगा, क्या इसका होस्ट होगा, देन कौन से कनेक्शन पूल यूज करेगा, कैसी क्या होगा। ऐसे कई सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं जो कौन करेगा, डेवलपर इसको डिसाइड करेगा कि बैकग्राउंड में क्या यूज करना है। ओके, जैसे इस डेटाबेस कनेक्शन के लिए, डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या क्या सेट करना है। ओके, तो ये कौन डिसाइड करेगा, प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है तो अच्छी बात है।
देन उसके बाद अब इन सारे सेटअप को करने के लिए, इस एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में सारे सेटअप को करने के लिए इस डेवलपर को एक फाइल की ज़रूरत है। उसी फाइल में ये सारा सेटअप लिखेगा और उस फाइल को हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, इस फाइल को हम लोग क्या कहेंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन की जगह आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, जैसे राहुल रख सकते हो, मैक्स रख सकते हो, शत्रु रख सकते हो, ओके, राम रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके फाइल का नाम होगा फाइल नेम डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे आपके फाइल का नाम हो जाएगा फाइल नेम डॉट प्रॉपर्टीज। आपको क्लियर है यहाँ तक? और इसे हम लोग दूसरे फाइल में भी, दूसरे टाइप के फाइल में भी सेव कर सकते हैं, जिसे हम लोग यामल फाइल बोलते हैं, जिसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे, फाइल डॉट फाइल नेम और YML फाइल में क्या करेंगे, हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। ओके, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बैकग्राउंड में कौन से डेटाबेस में क्या ड्राइवर, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, होस्ट, ये सब यूज होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्लियर है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आज जो हमारा टारगेट है सीखने के लिए, आज जो हमारा टारगेट है कि इस बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है, इसके बैकग्राउंड में जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए जो भी सेटअप करेंगे, तो सबसे पहला टारगेट है कि इस फाइल को हम लोगों को सीखना है। कौन सी फाइल को? डॉट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल को। ओके, और ये आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। और एक एनोटेशन का हम लोग सीखेंगे, @वैल्यू एनोटेशन। ओके, @वैल्यू एनोटेशन। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम लोग किसको सीखने वाले हैं, आज हम लोग किसको सीखने वाले हैं, इस प्रॉपर्टीज फाइल को टारगेट किए। आज जो हमारा टारगेट है इस फाइल को सीखना। ओके, मेन टारगेट ये है। हमारा एंड यूजर से भी कोई मतलब नहीं है, ये बस मैंने आपको बताया कि यूजर कोई डेटा सेंड करेगा एप्लीकेशन में, तो बैकग्राउंड में कौन से डेटाबेस में जाएगा वो सेव करने के लिए हमें बैकग्राउंड में कुछ डेटाबेस के सेटअप करने पड़ेंगे। तो उस सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम डॉट प्रॉपर्टीज, सॉरी, जो हमारा डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे सेटअप करेंगे। ओके, तो इसे हम लोग एक एप्लीकेशन के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे सेटअप किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि @वैल्यू एनोटेशन और ओके, तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे इस सेशन 11 को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं पिछले सारे सेशंस को एक्सेस कर सकूं, तो आपको क्या करना है, मैंने स्प्रिंग बूट फुल कोर्स नाम का प्लेलिस्ट बना रखा है, पिछले सारे सेशंस इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से मुझे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आ, थोड़ा सा कंटेंट जब मैं क्रिएट करता हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता हूँ। ओके, देन उसके बाद अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको इस गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे लिंक पे, तो आपको ये जो भी मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैं नोट्स वहाँ पे लिखूंगा वो सारे नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा गिटहब अकाउंट है, इंडिया फ्री इंटर्नशिप के नोट्स रिपोजिटरी के अंदर आपको स्प्रिंग बूट का नोट्स मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, स्प्रिंग बूट रनिंग नोट्स PDF को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। काफ़ी टाइम लग रहा है, 1 मिनट। नोट्स वाले रिपोजिटरी पे आना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट नोट्स, और इस नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वो नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, PDF 2.3 MB का है, तो आपको यहाँ से सारे वो नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इस डाउनलोड
बटन के थ्रू। ओके, आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये जो नोट्स चल रही है, अभी तक हमारा सेशन 10 कंप्लीट हुआ है, तो 10 तक ही आपको नोट्स मिलेंगे। अगर जैसे ही ये इसमें सीरीज कंप्लीट हो जाएगी स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का, तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए जहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट हुआ वहीं तक आपको ये नोट्स मिलेंगे। ओके, तो अभी तक हमारा 10 सेशन कंप्लीट हुआ, तो 10 सेशन तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मेरा वीडियोज अगर कंप्लीट हो चुका है तो आपको पूरे सेशन मिल जाएंगे। तो अभी मेरा रनिंग चल रहा है, तो इसके वजह से आपको 10 तक ही मिलेंगे। ओके, जैसे जैसे सेशन होंगे वैसे वैसे नोट्स इसमें अपडेट होते रहेंगे। ओके, देन उसके बाद इस इंडिया फ्री इंटर्नशिप के गिटहब अकाउंट पे आपको जो भी मैं प्रोग्राम करूंगा एसटीएस पे, तो आपको सोर्स कोड चाहिए होगा। वैसे तो मैं नोट्स में पेस्ट कर देता हूँ कोड, तो आपको सोर्स कोड चाहिएगा होता होगा। तो आप स्प्रिंग बूट सोर्स कोड के अंदर जाके आप सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो देखकर। ओके, ओके, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक स्मॉल प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा डेटाबेस कॉन। डेटाबेस कॉन मैंने इसलिए रखा है कि इस डेटाबेस कनेक्शन के एग्जांपल से हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल डॉट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या फाइल नेम डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, फाइल नेम की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। इसके एग्जांपल से हम इस फाइल का यूज करना सीख जाएंगे। ओके, देन कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे और एट द रेट वैल्यू एनोटेशन का सेकंड यूज केस इसके साथ कैसे किया जाता है वो भी हम लोग सीख जाएंगे एक छोटे से एग्जांपल से। और उस एग्जांपल में हम लोग एक प्रोजेक्ट यूज करेंगे डेटाबेस कॉन नाम का। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं डेटाबेस कॉन नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा अपने एसटीएस में। तो एसटीएस ओपन करना है आपको। एसटीएस ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, अदर। अगर आपको माविन यहाँ पे दिख रहा है माविन प्रोजेक्ट, तो आप सिंपल इसे पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको अदर पे आना है। अदर पे आने के बाद विजार्ड के यहाँ सर्च बार में मैविन, और यहाँ पे मैविन प्रोजेक्ट थर्ड वाले ऑप्शन पे जो लास्ट है हमारा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, इसे क्या करना है चेक कर देना है। ओके, ये चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि जैसे मैं आगे चलूंगा अगर आप चेक नहीं करोगे तो वेब स्प्रिंग वेब का यूज करना पड़ेगा, वेब जैसे एप्लीकेशन का। ओके, तो हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसे चेक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रुप आईडी में हमें क्या एंटर करना है, ग्रुप आईडी में कंपनी का रिवर्स नेम एंटर होता है। ओके, जनरली जैसे कि google.com, google.com, गूगल का स्पेलिंग क्या होता है गूगल। ओके, google.com। तो ग्रुप आईडी कैसे लिखाएगा इसका, ग्रुप आईडी में पीछे से लिखा जाता है। ओके, com डॉट देन उसके बाद क्या था गूगल। ओके, तो ये हमारा ग्रुप आईडी हो गया। मतलब कि कोई सा भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक कंपनी का ही प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उसके कंपनी का रिवर्स नेम आप यहाँ पे लिखोगे com.google। ओके, जैसे facebook.com, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा com.facebook। ओके, जैसे अमेजोन है amazon.in, तो हम लोग कैसे रिवर्स लिखेंगे इसे in.amazon ऐसे करके। ओके, तो मैं सिंपल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ तो मैं यूज करूंगा com.app। मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन का नाम नहीं रख रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐप ही रखा हूँ। ओके, देन उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी में हम लोग उस कंपनी का उस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जिस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो उस प्रोजेक्ट का हम लोग नाम लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन। ओके, डेटाबेस कनेक्शन हमारा सेशन 10 है, और सॉरी 11 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेशन 11। ओके, सेशन 11। ओके, डेटाबेस कॉन 11। ओके, तो हम लोगों ने लिखा इस प्रोजेक्ट का नाम दिया डेटाबेस कॉन सेशन 11। ओके, देन उसके बाद वर्जन में आपको क्या करना है 1.0 टाइप करना है
और उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे फिल नहीं करना है। देन डायरेक्टली आपको क्या करना है, फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। देन उसके बाद बिल्ड होगा और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया रहेगा। ओके, देन उसके बाद अब क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप नीचे देखोगे pom.xml नाम का फाइल है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये पूरे प्रोजेक्ट का हार्ट है। ओके, ऐसे समझ सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि pom.xml में पहले तो हम लोग कंपाइलर को ऐड करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, maven कंपाइलर को ऐड करेंगे इस pom.xml में। उससे पहले इस लाइन में एरर आएगा। अगर आपका एरर नहीं आता है तो अच्छी बात है, अगर एरर आ जाती है तो आपको क्या करना है, लास्ट में आकर यहाँ पे क्लोज एंगुलर ब्रैकेट के पर देखोगे तो आपको एक रेड लाइन दिख रही होगी यहाँ पे। इसमें लास्ट में https के जगह आप एस को क्या करना है, रिमूव कर देना है। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद सेव करना है और इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे maven कंपाइलर। तो ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे स्प्रिंग maven कंपाइलर जावा 8। ये आपको ब्राउजर में टाइप करना है और एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग द सोर्स टारगेट जावा कंपाइलर अपाची maven। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं जावा 21 पे काम करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्लगइन का यूज करूँगा। प्रॉपर्टीज से लास्ट प्रॉपर्टीज तक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने pom.xml में वर्जन के बाद और प्रोजेक्ट के पहले इसके बीच में क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने पे हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी 8 पे काम कर 8 पे प्रोजेक्ट जावा 8 का यूज करेगा, तो मुझे क्या करना है, जावा 21 से इस प्रोजेक्ट को बनाना है। ओके, 21। ओके, देन उसके बाद सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी भी हमारा 1.8 से 21 अपडेट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, नीचे आकर maven पे क्लिक करेंगे। maven के बाद ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे एक अपडेट प्रोजेक्ट ऑप्शन मिलेगा, जिसका शॉर्टकट होता है Alt F5। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका चेक रहना चाहिए। उसके बाद फोर्स अपडेट को चेक करना है, इस वाले सेक्शन को। देन उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो जावा 21 पे अपडेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डिपेंडेंसी ऐड करना है pom.xml में। कौन सा डिपेंडेंसी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, क्योंकि इसी डिपेंडेंसी में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग कंटेनर एनोटेशन सपोर्ट अवेलेबल रहता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ब्राउजर में जाना है, वापस आपको यहाँ पे ओपन करना है, टाइप करना है स्प्रिंग maven स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट maven डिपेंडेंसी। ओके, जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो आप maven रिपोजिटरी पे आ जाओगे। देन उसके बाद आप इसे क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे देख लेना है कि हमारा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ही है। नीचे स्क्रॉल करना है, वर्जन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट करूंगा 7.0.5। देन उसके बाद यहाँ पे maven आपका सिलेक्ट रहना चाहिए नीचे आने पे। देन जैसे ही मैं इस पे क्लिक, आपका ग्रेडल नहीं होना चाहिए, एसवीटी मिल IVY ग्रैप ये सब नहीं होना चाहिए। मैं maven के बारे में जानता हूँ, तो मैं maven को क्लिक करूंगा। जैसे ही इस डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पे मैं कर्सर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद यहाँ पे मैसेज देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसे क्या करना है, pom.xml में पेस्ट कर देना है। किसके अंदर, एक डिपेंडेंसीज के अंदर। ओके, डिपेंडेंसीज के अंदर क्या करना है, डिपेंडेंसी को ऐड करना है। ओके, यहाँ पे आपको वर्ड को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है, और जो मैं पेस्ट करूंगा वो इसी के अंदर करूंगा, किसको, डिपेंडेंसी को। ओके, तो
इस डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमारा अलाइनमेंट पॉम डॉट एक्सएमएल में ठीक नहीं लग रहा है, तो इसे सही करने के लिए, हमें फॉर्मेट करने के लिए, सही फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करोगे तो इसका अलाइनमेंट इंडेंटेशन सही हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मेट हो जाएगा। देन उसके बाद इसका फॉर्मेट सही हो जाएगा। देन उसके बाद आप इसे सेव करोगे। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि मैवन डिपेंडेंसी नाम का, जैसे ये फोल्डर है ना, तो ऐसे ही मैवन डिपेंडेंसी नाम का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा या फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे बिल्ड होगा और यहाँ पे मैवन डिपेंडेंसी आ जाएगा। इसके अंदर हमारे सारे जार फाइल्स आ जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट, कोर, एक्सप्रेशन, बीन्स, एओपी। ओके, ये सारे इसके अंदर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल रखा था समझाने के लिए कि बैकग्राउंड में हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट में कैसे कैसे सेटअप करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड कर लिया फ्रेमवर्क में कुछ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट कर लेंगे। ओके, कुछ कुछ फीचर्स है जैसे कि एनोटेशन सपोर्ट करता है, वो सारे इस डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हमें वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे पॉम डॉट एक्सएमएल को रिमूव कर दूंगा। तो अभी मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में मैं भूल गया था कि बेस पैकेज किसे कहते हैं। बेस पैकेज किसे कहते हैं। ओके, मैं इस बेस पैकेज के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। ओके, प्रोजेक्ट चालू करने से पहले, तो ये जो src main डॉट जावा है, इसके अंदर मैं एक बेस पैकेज तैयार कर रहा हूँ। ओके, इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू क्लिक करना है, देन उसके बाद क्या करना है, पैकेज का नाम देना है। इसका बेस पैकेज मैं दूंगा कॉम डॉट ऐप। हमारा बेस पैकेज क्या है, कॉम डॉट ऐप। ये क्या करेगा कि एक बेस पैकेज तैयार करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक पैकेज बना कॉम डॉट ऐप। ओके, तो आप इसे ऐसे समझना, यहाँ पे कॉम हो गया, डॉट ऐप हो गया। ओके, तो जैसे ही बेस पैकेज हम लोग बोलेंगे तो मतलब कि बेस पैकेज में कौन सा पैकेज है, कॉम। कॉम के अंदर जो भी फाइल्स रहेंगे, जैसे जावा के फाइल्स हो गए या कोई नॉन जावा फाइल्स हो गए, वो सारे फाइल को स्कैन करेगा। देन उसके बाद ऐप में पहुंचेगा, डॉट, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट, तो वहाँ पे इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल को एक्सेस करेगा। ओके, और जैसे कि अगर मैं बेस पैकेज यहाँ पे देता हूँ कॉम डॉट यूजर। ओके, कॉम डॉट यूजर, तो कॉम डॉट यूजर मैं दूंगा तो एक तो हमारा कॉम डॉट यूजर हो गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कॉम डॉट, कॉम के अंदर एक फाइल क्या क्रिएट हुआ, यूजर। ओके, यूजर। ओके, तो बेस पैक, इस फाइल का बेस क्या हो गया, कॉम हो गया, और इस फाइल का भी बेस क्या हो गया, कॉम हो गया। तो इन दोनों का बेस क्या हो गया, कॉम हो गया। तो बेस पैकेज क्या कहता है, बेस पैकेज कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे कर्सर क्लिक होगा, जैसे कॉम के अंदर ऐप है और यूजर भी है। ओके, तो अगर मैं बेस पैकेज में कॉम डाल देता हूं तो वो इसे भी एक्सेस कर सकता है और इसे भी एक्सेस कर सकता है। ओके, और अगर मैं डालता हूं बेस पैकेज, जैसे कि मैं यहाँ पे बेस पैकेज डालता हूं इन। ओके, ये हमारा इन है, एक फोल्डर का नाम है, ये पैकेज है एक इन नाम का, और इसके अंदर मैं एक पैकेज दूंगा अमेजॉन। अमेजॉन, तो बेस पैकेज इस अमेजॉन का क्या हो गया, इन। इन, क्योंकि इन के थ्रू ही हम अमेजॉन के पास पहुंच सकते हैं। ओके, तो इसका बेस पैकेज क्या हो गया, इस अमेजॉन का इन हो गया। और अमेजॉन के अंदर जो भी जावा की फाइल्स है, तो हम इस जावा की फाइल्स का बेस पैकेज क्या हो गया, डॉट इन, इन डॉट
अमेजॉन, ये मैं बेस पैकेज समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये ज़्यादा कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, बस ये आपको बेस पैकेज क्योंकि इससे भी रिलेटेड एरर आ जाती है। तो जैसे ही मैं इन डॉट अमेजॉन रखता हूँ तो अमेजॉन के अंदर ये पहुँच जाएगा और इसके अंदर के सारे फाइल को ये क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, ना कि इस फाइल को, क्योंकि इसका बेस पैकेज कॉम है, कॉम के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर ऐप है, ऐप यूजर के अंदर जो भी फाइल्स हैं, तो हमें क्या बेस पैकेज देना पड़ेगा, इसके अंदर सारे फाइल को स्कैन करने के लिए कॉम डॉट यूजर, तो इस फाइल को सारे फाइल को क्या करेगा, वो स्कैन कर लेगा इस वाले रूट में जो भी आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और ये कुछ बड़ा है नहीं, मैं आपको प्रोजेक्ट में भी समझा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही ये कॉम डॉट ऐप है तो एसआरसी मेन फोल्डर के अंदर ये कॉम डॉट ऐप क्या हो गया, बेस पैकेज हो गया, एक बेस हो गया। इसके अंदर क्या करना है कि एक क्लास बनाना है और इस बेस पैकेज के थ्रू क्या करेगा, वो क्लास को स्कैन कर लेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं इसमें ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूँ। ओके, और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बेस पैकेज से रिलेटेड स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ओके, तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, डेटाबेस कॉन सेशन 11। ओके, कनेक्शन सेशन 11। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना होता है, कंटेनर। हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, कंटेनर की। कंटेनर क्या करता है कि दो इनपुट फाइल लेता है ना, ये तो हम लोगों ने सीखा, दो इनपुट फाइल लेता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो इनपुट फाइल लेता है, एक तो हमारा बीन फाइल लेगा जो कि क्लास रहेगा, जो कि इस फाइल का मैं नाम रखूंगा क्या, डेटाबेस कॉन डॉट जावा। ओके, डेटाबेस कॉन डॉट जावा। ओके, ये हमारा फाइल का नाम हो गया। तो ये क्या है, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग क्लास हो गया, स्प्रिंग बीन हो गया, जो क्लास और उसको रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना है हमें। तो इसे मैं कहाँ बनाऊंगा, प्रोजेक्ट में, इस जावा वाले फोल्डर में, सारसी मेन डॉट जावा के अंदर कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास, और इस फाइल का नाम हम लोग क्या देंगे, डेटाबेस कॉन। ओके, तो ये हमारा जो भी जावा से रिलेटेड फाइल है वो एस आर सी मेन डॉट जावा के अंदर ही हमें बनाना है, क्योंकि मैं जावा का फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर ये डेटाबेस कॉन नाम का फाइल क्रिएट करूंगा। ओके, और इसी फाइल के अंदर डेटाबेस के जो डेटाबेस है हमारे, उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है उसे लिखना है। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्या, ड्राइवर। ओके, देन उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यूजर नेम या यूआरएल, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। देन उसके बाद कौन से पोर्ट नंबर पे एप्लीकेशन रन करेगा वो हमें देना है, सेटअप करना है। देन प्राइवेट बुलियन एक्टिव और नॉट। ओके, ये अभी चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने क्लास बनाया इस डेटाबेस कॉन में, तो बैकग्राउंड में इसे सेव करने के लिए ड्राइवर यूआरएल यूजर नेम डेटाबेस कॉन के लिए ये सारे हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज करा इसके अंदर, किसके अंदर, इस फाइल के अंदर। ओके, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेनर कब बनाता है, जब इस क्लास के ऊपर हम लोग @component का यूज करेंगे। वो कंपोनेंट क्या कहेगा कंटेनर को कि आप इसका क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ओके, तो क्लास के ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, @component, ये क्या है, कंटेनर क्या करेगा कि जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा उसका क्या करेगा, वो क्या करेगा,
उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बना दिया। जैसे ये जो हम लोगों ने एक बीन क्लास बनाई जिसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग बीन, जिसमें हम लोगों ने रखा डेटाबेस कॉन नाम का, और इसके ऊपर हम लोगों ने @ कंपोनेंट रखा और इस एनोटेशन लगाए। ये क्या करेगा, कंटेनर को इन्फॉर्म कर देता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट या बीन क्रिएट करना है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या रखेंगे, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग रखेंगे डेटाबेस माई डेटाबेस कॉन या डीबी ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे करके रख सकते हो डीबी ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपने इसमें नाम दिया इस ऑब्जेक्ट का, इस बीन क्लास के ऑब्जेक्ट का अगर आपने यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया तो वो इसी नाम से इस बीन फाइल, इसके ऑब्जेक्ट को आप कॉल करके बुला सकते हो, मतलब कि यूज कर सकते हो। और अगर आपने नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, मान लो कि आपने यहाँ पे नाम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर क्या करेगा, इसके क्लास नेम को ही बाय डिफॉल्ट, मतलब इंटरनली क्या करेगा, इसके सिर्फ फर्स्ट लेटर को क्या करेगा, वो फर्स्ट लेटर को वो क्या करेगा, स्मॉल कर देगा और यही इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख देगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम रखा है डेटाबेस कॉन। ओके, जो बाय डिफॉल्ट रखेगा मैं भी वही रख दिया हूँ। ओके, आप यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हो। अगर आप नहीं रखोगे तो क्लास का क्लास को के फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल कर देगा और यही क्या होगा, इसके ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा कि इसके अंदर जो भी सेटअप है उन सबको लिखा, मतलब कि ड्राइवर क्या यूज होगा, बीन फाइल हम लोग रेडी कर लिए। ओके, देन उसके बाद अब क्या होगा कि स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का जो हमारा इंटरफेस है, जो हमारा नया कंटेनर है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक इंटरफेस है, इस कंटेनर सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे। जो ये किसको सपोर्ट करता है, XML, जावा और किसको, एनोटेशन, तीनों का यूज करता है। तो हम लोग कंटेनर को इन्फॉर्म करेंगे किस फाइल के थ्रू, माई कॉन्फिग फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसे इन्फॉर्म करेंगे। ओके, माई कॉन्फिग, ओके, माई ऐप कॉन्फिग डॉट जावा। ओके, ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहले XML का फाइल यहाँ पे लिखते थे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। कंटेनर क्या करता था, यहाँ से इंस्ट्रक्शन को रीड करता था, किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस क्लास का वो कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, डेटा सेट करता था। सारे इंस्ट्रक्शन हमें XML में लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस बार क्या करें कि एनोटेशन का यूज करके ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो इस किस किस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा है, क्या इंस्ट्रक्शन है, उन सारे इंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्म कौन करेगा, ये माई ऐप कॉन्फिग इन्फॉर्म करेगा। इसके सारे इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ेगा, उसके बेस पे इन सारे क्लास को क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो इस फाइल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट में, कहाँ पे, क्योंकि ये जावा से रिलेटेड फाइल है तो हम लोग इसी src मेन जावा के अंदर com.package के अंदर माई ऐप कॉन्फिग नाम के फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, माई ऐप कॉन्फिग, क्योंकि मैं इसी में क्या करूंगा, कॉन्फिग करूंगा। ओके, कॉन्फिग, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम लोग माई ऐप कॉन्फिग में स्प्रिंग कंटेनर को इन्फॉर्म करने के लिए सबसे पहले इसमें देंगे कि आपको क्या करना है, इस बेस पैकेज को स्कैन करना है। स्कैन करना क्यों जरूरी है कि इस बेस पैकेज के अंदर जो भी फाइल @component से एनोटेटेड है, मतलब कि जिस फाइल के ऊपर जो भी जावा के फाइल @component से एनोटेट है, उसका क्या करना है, स्प्रिंग कंटेनर को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। तो ऐप माई ऐप कॉन्फिग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, @component एनोटेशन का यूज करेंगे, कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का यूज करेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे,
बेस पैकेज को पास कर देंगे। तो हमारा बेस पैकेज क्या है यहाँ पे, कॉम डॉट ऐप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉम डॉट ऐप। तो जैसे ही स्प्रिंग कंटेनर इस फाइल को रीड करेगा तो सबसे पहले कहेगा कि ओ मुझे कंपोनेंट स्कैन करने के लिए बोल दे रहा है, मतलब कि किस किस क्लास में कंपोनेंट स्कैन है। तो वो क्या देखेगा, कॉम डॉट ऐप पैकेज कहाँ पे है, तो src मेन जावा फाइल के अंदर आएगा और देखेगा कि कॉम डॉट पैकेज इसके अंदर है। देन उसके बाद एक एक फाइल को रीड करेगा। तो अभी हमारे पास दो ही फाइल है, जिसमें से एक फाइल तो कॉन्फिग का ही है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखे, तो हमारे पास एक ही फाइल है। तो इस फाइल को ओपन करेगा और देखेगा कि इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट लिखा हुआ है, मतलब कि इस क्लास का क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। और ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाना है, डेटाबेस कौन नाम से ऑब्जेक्ट बना देना है। ओके, तो कंटेनर क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, जैसे ही इस फाइल को रीड करेगा तो इसका क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ओके, रीड करने के बाद तो ये अभी रीड नहीं करेगा, ये रीड अभी नहीं करेगा, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि अभी हम इस फाइल को एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर अभी हम लोग पास नहीं किए। ओके, लेकिन फ्लो यही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब हमें क्या करना है कि इस कंटेनर को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इस फाइल को क्या करना है, पास कर देना है इस कंटेनर को। ये इसके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, देन उसके बेस पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि ये @component से क्या है, एनोटेटेड है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें किस फाइल की जरूरत पड़ती है, एक टेस्ट फाइल की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, कॉम डॉट ऐप डॉट न्यू ऐप पैकेज के अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे टेस्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन मेथड की जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई भी जावा का प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले वो मेन मेथड को ही कॉल करेगा। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा उसी वक्त हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर कंटेनर पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा इंटरफेस है, इस कंटेनर के रेफरेंस वेरिएबल को मैं नाम रखूंगा एसी, और इसमें लिखूंगा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एसी एसी जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एसी एसी जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा और कंट्रोल स्पेस एंटर करूंगा, तो यहाँ पे हमारा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा न्यू वाला कंटेनर है उसका यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये एनोटेशन को सपोर्ट करता है। एक ओल्ड कंटेनर है बीन फैक्ट्री करके, उसी को इम्प्लीमेंट करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाया है। ओके, तो हम लोग बीन फैक्ट्री से एक्सएमएल को एक्सेप्ट करता है ना, तो हम लोग नए वाले कंटेनर का यूज करेंगे, इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाले कंटेनर का। ओके, तो इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, क्योंकि वो इंटरफेस है, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इस क्लास, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे। और क्या करेंगे, इसके अंदर इस फाइल को क्या करेंगे, पास करेंगे। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे, इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो सारे क्लास को स्कैन करेगा। फिलहाल के लिए तो हमारे पास एक ही फाइल है, तो इस एक ही फाइल को वो स्कैन करेगा और इसके हिसाब से वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे मैं पास करूंगा किस वाले फाइल को, इस माई ऐप कॉन्फिग वाले फाइल को। ओके, तो यहाँ पे इस फाइल का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे माई ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। ओके, आपको यहाँ पे डॉट जावा नहीं लिखना है, और सेकेंड चीज कि इसे डबल कोट्स में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक्सएमएल नहीं है। ओके, एक्सएमएल को हम लोग डबल कोट्स में लिखते थे, इसे डबल कोट्स में नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, देन उसके बाद ये कंटेनर हमारा क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। ओके, जैसे ही ये क्रिएट हुआ, इस फाइल को क्या किया, वो रीड किया। जैसे ही क्या हुआ कि कंटेनर क्रिएट हुआ, इस कंटेनर का नाम क्या है, स्प्रिंग कंटेनर, और इस फाइल का नाम क्या है, एसी।
कंटेनर एसी रेफरेंस वेरिएबल में क्या है, स्टोर है। ओके, इस रेफरेंस वेरिएबल पे। देन उसके बाद इसमें ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल पास हुआ, इसके अंदर जो भी डेटा लिखे हुए हैं, इसके अंदर जो भी डेटा लिखे हुए हैं तो इसको रीड करेगा। ओके, तो कंटेनर क्रिएट हुआ और इस वाले फाइल को क्या किया, कंटेनर क्रिएट हुआ और इस वाले फाइल को वो क्या किया, रीड किया। ओके, जैसे ही वो रीड करेगा तो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब कि इस वाले फाइल में आ जाएगा। तो इसके अंदर वो फाइल को रीड करेगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस वाले फाइल में आएगा। इस वाले फाइल में वो देखेगा कि हमें कह रहा है कि कंपोनेंट को क्या करना है, आपको स्कैन करना है। कौन से वाले पैकेज में, कॉम डॉट ऐप पैकेज में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मतलब इस फाइल में कंपोनेंट स्कैन करेगा तो इसका बेस पैकेज देखेगा। तो बेस पैकेज कहाँ देखेगा, जावा src main डॉट जावा के फाइल में। ओके, इस बार जैसे ही कॉम डॉट ऐप बेस पैकेज है तो कहाँ पे जाएगा, src main जावा के अंदर देखेगा कि बेस पैकेज क्या है, कॉम डॉट। तो क्या करेगा, वो इसको ओपन करेगा, उसके ओपन करके इस वाले फाइल को ओपन करेगा और देखेगा कि किस किस क्लास के ऊपर @कंपोनेंट लगा हुआ है। तो देखेगा कि हमारे डेटाबेस कौन जो बीन फाइल है इसका इसके ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना देना है। तो जैसे ही इसको स्कैन करेगा उसी वक्त कंटेनर क्रिएट होते टाइम ही ये क्या करेगा, तुरंत से ये रीड करेगा सारे को और ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डेटाबेस कौन। ओके, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डेटाबेस कौन। और इसके अंदर जो हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स रखे हैं, ड्राइवर यूआरएल, इसमें वैल्यू रखे हैं क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत है, यूआरएल की जरूरत है, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर क्या रहेगा, एक्टिव है या नहीं, ये सारे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग जनरेट कर लेता हूँ, अल्ट शिफ्ट एस टू स्ट्रिंग, देन उसके बाद जनरेट, ताकि मैं आउटपुट को देख सकूं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कंसोल में। ओके, देन उसके बाद मैं सेव करूंगा। तो यहाँ तक के फ्लो आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको यहाँ तक के फ्लो क्लियर है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है, जो ड्राइवर यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड है, उसमें वैल्यू क्या आ रहे हैं हमारे आउटपुट में। तो हमें क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट को गेट करना। कहाँ पे गेट करेंगे, टेस्ट डॉट जावा में हम लोग क्या करेंगे, इस एसी नाम के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बीन को गेट करेंगे, क्योंकि वहां पे बीन बन गया है, गेट बीन। तो हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे जो हमें स्प्रिंग कंटेनर पहले से ही दिया हुआ है, उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का नाम पास करेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोगों ने क्या रखा था यहाँ पे, डेटाबेस कौन, और यही हम लोगों ने यहाँ पे सेट करा था, डेटाबेस कौन। तो हम लोग इसे कॉपी करेंगे और हु बहू वही नाम हमें यहाँ पे पेस्ट करना। ओके, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि इसी नाम का है भी या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो नो सच बीन फाउंड ऐसे करके एक्सेप्शन आना शुरू हो जाएगा। और ये किस क्लास से है, तो उस क्लास का हमें क्या करना है, नाम देना, डेटाबेस कौन डॉट क्लास। ओके, देन उसके बाद जो हमें बीन मिलेगा उस बीन को हमें क्या करना है, स्टोर कर लेना है एक ऑब्जेक्ट में। उस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख लेता हूँ ओबीजे। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखा हूँ क्या, निकालने के बाद, मतलब कंटेनर में यूज करने के बाद, ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद इसे क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा। ओके, ओबीजे। तो अभी हमारा जो बीन क्लास है, बीन फाइल है, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस में ये जो ड्राइवर है, यहाँ पे ये जो ड्राइवर है इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। यूआरएल है, बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। यूजर नेम हम लोगों ने सेट नहीं करा, ये भी नल है। पासवर्ड सेट नहीं करा, ये भी नल है। पोर्ट नंबर नल सेट नहीं करा, ये 0 है। बुलियन है, एक्टिव फॉल्स है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि इसमें डेटाबेस के कनेक्शन ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे ड्राइवर यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड और पोर्ट को सेट करेंगे, इसके अंदर कैसे हम लोग वैल्यू को इंजेक्ट करेंगे, कैसे इसमें सारे फील्ड्स को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल का यूज और @वैल्यू एनोटेशन का यूज। इस फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड यूआरएल ये सारे सेट करेंगे और @वैल्यू एनोटेशन से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे इस फाइल नेम डॉट प्रॉपर्टीज
फाइल के अंदर, मतलब कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। 1 मिनट गाइस। तो इस प्रोजेक्ट में हमें एक फाइल की जरूरत है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सारे जो वैल्यू हैं, इन सारे वेरिएबल्स में डेटा सेट करेंगे कि क्या उसका ड्राइवर नेम होगा, क्या उसका यूआरएल होगा, क्या उसका यूजर नेम होगा, क्या उसका एक्टिव होगा, क्या वो एक्टिव है या नहीं, कौन से पोर्ट पे वो रन करेगा। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है एक फाइल की, और उस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, डेटा का कॉन्फ़िगर करेंगे, डेटा को सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस फाइल में। ओके, तो उस फाइल को अब लिखना कहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना कि उस फाइल को लिखना कहाँ है। तो एक फाइल की जरूरत है हमें, इस फाइल की जरूरत है हमें 1 मिनट गाइस। ओके, तो इस फाइल की हमें जरूरत है, उस फाइल का नाम क्या है, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। और इस प्रॉपर्टीज फाइल का हम लोग नाम रखेंगे क्या, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, मैं रखूंगा माई ऐप। ओके, इस प्रॉपर्टीज फाइल का मैं नाम रख रहा हूं क्या, माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, इस फाइल का मैं क्या नाम रख रहा हूं, माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, तो अब यहाँ पे बात है कि इस डेटाबेस कनेक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स है, उसमें डेटा सेट करने के लिए सारे वैल्यू को हम लोग कहाँ पे सेटअप करेंगे, माई ऐप प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इस फाइल को हमें क्रिएट कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में। तो पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये नॉन जावा फाइल है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, ये डॉट जावा का फाइल नहीं है, मतलब कि ये इस वाले लोकेशन पे तो नहीं आएगा। ओके, इस एसआरसी मेन फोल्डर के अंदर तो हम लोग नहीं रखेंगे। तो नॉन जावा फाइल को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर उस फाइल को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे फाइल दिख जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स में जाकर आपको यहाँ पे लिखना है FILE फाइल, देन क्लिक करना है। ओके, ये जनरल फोल्डर के अंदर आपको रहेगा। तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप उस नॉन जावा फाइल, जैसे कि डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो, उस फाइल का आप नाम रखोगे। तो मैं यहाँ पे नाम रखा था माई ऐप डॉट प्रॉपर्टीज, वही नाम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज करूँगा, माई ऐप डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि प्रॉपर्टीज का स्पेलिंग यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज ही रहना चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मतलब इसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, इसके अपने रूल्स हैं, इस फाइल्स के अंदर जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके भी अपने रूल्स होते हैं। ओके, तो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को क्या करेंगे, हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इस फाइल के अंदर सारे डेटाबेस कनेक्शन के सेटअप को। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि माई ऐप डॉट प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पे लिखूंगा। आपको ये एक्सटेंशन ध्यान से लिखना, जैसे जावा में स्मॉल में ही सारे लेटर लिखने हैं, वैसे ही इसमें भी क्या करना है, ध्यान से आपको डॉट प्रॉपर्टीज लिखना है। ओके, देन फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा माई डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। ओके, तो माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल क्या करता है कि ये की वैल्यू पेयर में इनपुट को लेता है। ओके, तो इसका पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इसे हम लोग की वैल्यू पेयर इनपुट फाइल बोलते हैं। ओके, देन इसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, डेटा सेट करने के लिए, मतलब कि जो इसमें इस डेटाबेस में वेरिएबल्स है, इसमें डेटा सेट करने के लिए हम लोग इस फाइल का यूज कर रहे हैं। ओके,
और इस फाइल के अंदर, मतलब कि इस फाइल के अंदर जो भी हम लोग डेटा लिखेंगे उसको हम लोग @वैल्यू एनोटेशन के थ्रू रीड करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ, बाद में मैं लिख दूंगा नोट्स में, ओके। देन उसके बाद इसमें अगर हमें कमेंट लिखना है, 1 मिनट, इस फाइल में अगर मुझे कुछ कमेंट लिखना हो, मतलब कमेंट लाइन लिखना हो, तो हमें हैश सिंबल का यूज करके उसमें हम लोग कमेंट लाइन का यूज कर सकते हैं। तो ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल, हैश सिंबल अलाउड फॉर कमेंट, ओके। हैश सिंबल अलाउड फॉर कमेंट, कौन सा, ये वाला हैश, ओके ओके। देन उसके बाद इसके अंदर जो भी हम लोग की वैल्यू में, जैसे ये की हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया, तो की में हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के, मतलब कि इसमें यूज होता है डॉट, डैश और अंडरस्कोर। जैसे कैसे यूज होता है, जैसे कि की में यहाँ पे हम लोग या तो माई डॉट डीबी लिख सकते हैं, ओके, नहीं तो लिख सकते हैं अंडरस्कोर डीबी, नहीं तो लिख सकते हैं हाइफन डीबी, ओके। ये 3 ही सिंबल्स अलाउड है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, की वैल्यू पेयर में ये स्टोर करेगा। देन उसके बाद सिंबल अलाउड टू राइट, हम लोग की कैसे कैसे लिख सकते हैं, की नेम डॉट डैश और अंडर स्कोर, ओके। तो ये इसके मतलब कि फीचर्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग की वैल्यू पेयर बनाएंगे, ओके। की वैल्यू पेयर हम लोग इस डेटाबेस कनेक्शन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर बनाएंगे, ओके। तो ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा यूआरएल है, ये हमारा यूजर नेम है, ये हमारा पासवर्ड है। तो इन सब के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, की बनाएंगे और इसमें वैल्यू सेट करने के लिए इसके अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो की में मैं लिखूंगा माई डॉट ड्राइवर, ओके। ये हमारा की हो गया। और ड्राइवर में मैं क्या रखूंगा, ओरेकल, ओके, ओरेकल। तो यहाँ पे आप ड्राइवर, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इसी वेरिएबल को आप लिखोगे, ओके। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे माई डॉट ड्राइवर ही लिखोगे, आप यहाँ की में कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका जो की है आप खुद से बनाना चाहते हो, जैसे राहुल, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ड्राइवर में अगर हमें ओरेकल पास करना है, मतलब इसके वैल्यू पास करना है, तो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा राहुल उसके ऊपर @वैल्यू नोटेशन के थ्रू, ओके। आगे मैं बताऊंगा आपको, ओके। तो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ माई डॉट ड्राइवर, ओके। तो हम लोग ड्राइवर में क्या रखेंगे, ओरेकल, किसका ड्राइवर यूज करेंगे, ओरेकल का। और उसका यूआरएल क्या होगा, माई डॉट यूआरएल, ओके। यहाँ पे यूआरएल सेट कर रहा हूँ मैं, इसे साइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसको अब सेट करूंगा, इसका की मैं बना रहा हूँ माई डॉट यूआरएल। और यूआरएल क्या मैं रखता हूँ, ओरेकल डॉट JDBC। ये सब आगे चल के रिमूव हो जाएंगे, ओके। एक्चुअली में यूआरएल ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे मैं बस कैसे डेटा को रीड करते हैं, कैसे डेटा को सेट करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद हमारा है यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई डॉट यूजर नेम, और यूजर नेम मैं क्या रखूंगा, सिस्टम, माई डॉट उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड मैं यहाँ पे रखूंगा रूट, ओके। देन उसके बाद पोर्ट नंबर इंट टाइप का है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई डॉट पोर्ट। जरूरी नहीं है कि इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ओके। इस की में कुछ भी लिख सकते हो, मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ताकि हमें की को पहचानने में आसानी हो कि किस की का वैल्यू कहाँ पे है, ओके। की का वैल्यू क्या है, मैं रखता हूँ 3306, ओके। देन उसके बाद माई डॉट एक्टिव, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू, ओके। तो अब इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जो भी हम लोगों ने डेटा यहाँ पे सेट करा, अब यहाँ पे देखो इसमें जो भी हम लोगों ने डेटा सेट करा, इन सारे को इस डेटाबेस कनेक्शन के फील्ड्स में क्या करना है, इंजेक्ट करना है की वैल्यू पेयर के रूप में। जो की हम लोग एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर जो भी है वैल्यू एक्सेस हो जाना चाहिए। तो माई
ऐप डॉट प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा कंटेनर। ओके, सबसे पहले आपके माइंड में ये रहना चाहिए। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज फाइल को लोड करने के लिए हमें स्प्रिंग कंटेनर को बोलना होगा, जो कि हम लोग कहाँ बोलेंगे, ऐप डॉट कॉन्फिग के इंस्ट्रक्शन को ये रीड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो भी वैल्यू है, डेटा है, मतलब इस फाइल के अंदर जो भी वैल्यू की एंड वैल्यू में पेयर है, इसके अंदर वैल्यू को कहाँ लोड करना है, इस डेटा कॉन में। ओके, तो हम लोग इस फाइल को स्कैन करने के लिए ऐप माई ऐप कॉन्फिग में इस फाइल को स्कैन करने के लिए एक एनोटेशन का यूज करेंगे। उस एनोटेशन का नाम है @property source एनोटेशन। ओके, तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इस फाइल को तो एप्लीकेशन स्कैन नहीं कर रहा है, तो इस फाइल को स्कैन करने के लिए हमें कंटेनर किस फाइल में रीड कर रहा है, स्कैन इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है, इस माई ऐप कॉन्फिग फाइल को। तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे कि property सोर्स के अंदर आपको क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। तो @property सोर्स का मतलब मीनिंग ये होता है कि इस फोल्डर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज फाइल है उसे क्या करना है, उसे रीड करना है। तो वो इस फाइल को, जो भी प्रॉपर्टीज फाइल है उस फाइल को कैसे रीड करेगा, इसके अंदर हमें इसका पाथ देना होगा। ओके, इसके अंदर पाथ देना होगा कि ये फाइल है कहाँ पे। तो इस फाइल को हम लोग कहाँ पे पास करेंगे, इसके डबल कोट्स के अंदर। तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी मेन रिसोर्स तक आने के लिए इसके अंदर डायरेक्टली हमें लिखना पड़ता है क्लास पाथ कोलन क्लास पाथ कोलन। तो ये समझ जाएगा कि जो इसके अंदर ये क्लास पाथ कोलन है, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी मेन रिसोर्स तक यहाँ तक आएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर उस फाइल का नाम पास कर देना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर कंटेनर आया, स्कैन करा एसआरसी मेन रिसोर्स, क्योंकि क्लास पाथ क्या करता है, इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एसआरसी मेन रिसोर्स तक वो आ जाएगा डायरेक्टली, और इसके अंदर माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल को क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो कोलन के बाद हमें लिख देना है माई ऐप डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस फाइल को स्कैन कर लेगा, और इस फाइल को स्कैन करके वो क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा कंटेनर, और इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको रीड करेगा और लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा, इस डेटाबेस कौन नाम के फाइल में। लेकिन हम लोगों ने लोड नहीं करा, क्योंकि हम लोगों को यूज करना होगा क्या, @value एनोटेशन। क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पे मैंने सेट करा उसे हम लोगों ने रीड कहाँ करा है, अभी तक हम लोग रीड नहीं करे हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग जो यहाँ पे सेकेंड यूज केस देखने वाले थे, जो हमारा सेकेंड यूज था, रीडिंग डेटा फ्रॉम प्रॉपर्टीज यूजेस @value एनोटेशन। ओके, तो इस वैल्यू एनोटेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे कहाँ से, प्रॉपर्टीज फाइल से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे तो डेटा को, तो मैं इसे साइड कर लेता हूं। तो इस प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे, इस की को इसमें लिखेंगे यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज के ऊपर, और ये क्या करेगा, इसके डेटा को क्या करेगा, लोड कर देगा, मतलब कि इसके वैल्यू को क्या करेगा, इस ड्राइवर में लोड कर देगा। तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, किसके हेल्प से, @value एनोटेशन के यूज से। ओके, @value एनोटेशन के हेल्प से। तो हम लोग लिखेंगे डबल कोट्स डॉलर, और इसके अंदर की नेम लिखेंगे। ओके, की नेम हमारा क्या है, माई ड्राइवर। ओके, तो मैं इस पूरे माई ड्राइवर को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस ड्राइवर के अंदर इस की के थ्रू इस ओरेकल को क्या करेगा, एक्सेस हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद इस @value एनोटेशन को क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, Ctrl+Shift+O प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये @value एनोटेशन इंपोर्ट हो गया है। ओके, देन उसके बाद एक एक करके हम सारे की को क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ URL में, URL के की को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद यूजर नेम है,
तो यूजर नेम को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसका की क्या है, यूजर नेम, जो कि इस वाले की को मैं यूज करूंगा, यूजर नेम। देन उसके बाद पासवर्ड क्या है, तो माई ऐप पासवर्ड मेरा की है, पासवर्ड है। देन उसके बाद पोर्ट क्या है, माई ऐप डॉट पोर्ट। ओके। देन एक्टिव में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका की, माई एक्टिव, एक्टिव। ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे कि इस इस वाले फाइल में जो डेटाबेस कॉन में जो भी वेरिएबल्स हैं, फील्ड्स हैं इसके अंदर, वो क्या करेगा, इस माई ऐप प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी की वैल्यू में है उसमें सारे डेटा को क्या करेगा, लोड कर देगा। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, लोड करने के बाद इसको एक्सेस करेंगे और इसमें प्रिंट करके चेक करेंगे कि क्या मेरा सारे डेटाबेस में जो भी वैल्यू मैंने सेट करे हैं इस वेरिएबल्स के अंदर, वो सारे इंजेक्ट हुए हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग @वैल्यू एनोटेशन के थ्रू इस प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर के सारे डेटा को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है। ओके। टेस्ट फाइल में जाना है, टेस्ट फाइल में जाना है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हमारा सारा डेटा रीड हो गया है प्रॉपर्टीज फाइल से। हम लोगों ने क्या करा, यूआरएल सेट कर लिया, ओरेकल सेट कर लिया, ड्राइवर में सिस्टम यूजर नेम हमारा, पासवर्ड रूट हो गया, पोर्ट हम लोगों ने सेट करा। ओके। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली जैसा आप सोचे वैसा हुआ नहीं यहाँ पे। ओके। ये तो मैंने सिंपल दिखाने के लिए आपको बताया, लेकिन एक्चुअली में स्प्रिंग ऐसे काम नहीं करता है कि डायरेक्टली इस माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल को डायरेक्टली क्या करा कि वो वन मिनट, इस माई ऐप प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो डायरेक्टली इसके अंदर क्या हुआ कि इंजेक्ट नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली आप यहाँ से रीड नहीं करे। ओके। लोड नहीं हुआ यहाँ से, एक्चुअली में इसके इंटरनली कुछ कुछ हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि एप्लीकेशन फाइल प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको माइंड में ये रखना है कि इस फाइल का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। ये क्या करता है कि स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली एक इन्वायरमेंट इंटरफेस को, एक इन्वायरमेंट इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन क्लास यानी कि 1 मिनट, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट नाम का क्लास होता है। वो क्या करता है कि इस स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल के सारे की वैल्यू डेटा को उसी ऑब्जेक्ट में क्या करता है, लोड कर देता है। ओके। जैसे आप यहाँ समझो कि जैसे ही पूरा कंटेनर क्रिएट होता है तो एक इंटरफेस है, इन्वायरमेंट जो कि क्या है, इंटरफेस है। और इंटरफेस का तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं। ओके। क्योंकि इस फाइल का तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फाइल अभी बाहर है। ओके। इस फाइल के अंदर आपको लग रहा होगा कि इस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा लोड करना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट का तो यूज करा ही नहीं। तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस फाइल में जो भी डेटा है, इसके डेटा को लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि स्प्रिंग क्या कर रहा है कि इंटरनली एक इन्वायरमेंट नाम का इंटरफेस है, जो कि आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी में मैं यहाँ पे उस इंटरफेस का नाम देता हूँ इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट नाम का एक इंटरफेस है जो कि यहाँ पे आई से शो कर रहा है, एक इंटरफेस है। इसको ओपन करूंगा तो मैं इसे हटाता हूँ। इस इन्वायरमेंट के अंदर इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट क्लास। इस क्लास को ये क्या करेगा, इसी क्लास का ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इस क्लास का ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट नाम का क्लास बनाएगा, इन्वायरमेंट जो कि एक क्लास है।
इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। वन मिनट गाइस। इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। इन्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जाएगा और इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके। ये काम कौन करता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली ये काम करता है। ओके। जब कंटेनर क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कई सारे ऑब्जेक्ट इंटरनली क्रिएट हो जाते हैं। ओके। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और माई ऐप प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी की एंड वैल्यू में डेटा है उसे क्या करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, लोड करेगा। ओके। इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, लोड करेगा। देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से हम लोग एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू डेटाबेस कॉन में हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को रीड करेंगे। ओके। मतलब कि जो भी डेटा है उस डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे या इंजेक्ट करेंगे इस डेटाबेस कॉन में। ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके। तो अगर आपको मतलब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ मुझे क्लियर हुआ है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं। ओके। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लग रही हो सेशन तो प्लीज़ मेरे सेशंस को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हो जाती हैं। ओके। और चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की से, की नेम, की नेम। ओके। यहाँ पे मैंने की नेम गलत रखा है। ओके। की नेम के थ्रू क्या करेगा, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। की नेम के थ्रू क्या करेगा कि एक एक वैल्यू को रीड करेगा की एन वैल्यू में, और क्या करेगा इसके सारे जो वेरिएबल्स है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी फील्ड है इसके अंदर क्या करेगा, वो इंजेक्ट कर देगा। ओके। लोड कर देगा। तो इंटरनली ये काम होता है। हमें लग रहा था कि डायरेक्टली यहाँ से हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस इन्वायरमेंट क्लास के अंदर इस वाले फाइल को क्या कर रहा है, इस वाले इसके अंदर जो भी डेटा है फाइल के अंदर इसको लोड कर रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। ओके। ओके। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस जो होने वाली हैं उसकी मैं बात करूँगा। तो जैसे क्या होगा कि कोई बच्चा क्या करेगा, आप एक्सेप्शंस को आप ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं कुछ कुछ मिस्टेक करूंगा जो कि आपको एरर आएंगे, तो उसे क्या करना है, आपको समझ लेना है कि किसके कारण क्या होगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा यहाँ पे कौन। ओके। पहले मैं प्रॉपर्टी समझाता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड समझाऊंगा। ओके। माई ऐप कॉन्फिग कहाँ गया, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। ओके। अगर क्या होगा कि मैं माई ऐप पोर्ट को 2-3 बार लिख देता हूँ। ओके। माई ऐप पोर्ट। ओके। 444 माई ऐप पोर्ट, माई पोर्ट 666। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही डेटाबेस में माई पोर्ट में वैल्यू जब सेट करेगा तो यहाँ पे आते ही इसके की मिलेंगे। तो ये एक की तो ये मिला, एक की तो ये मिला, एक की तो ये मिला, 3 की मिले, तो ये कंफ्यूज हुआ। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इंटरनली स्प्रिंग क्या करेगा, इंटरनली ये समझ जाएगा
कि हमारा जो लास्ट वाला जो की वैल्यू पेयर होगा उसके वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। ओके, फील्ड में सेट कर देंगे। ओके, तो अब मैं राइट क्लिक करूंगा और रन करके चेक करूंगा कि हमारा लास्ट वाला वैल्यू सेट होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट का जो की वैल्यू पेयर रहेगा वो सेट हो जाएगा। ये आपको क्लियर है? अब देखो, मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे तो हमारा पोर्ट टाइप है जो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। ओके, पोर्ट तो मैंने यहाँ पे पास करा है वैल्यू में इंट टाइप का, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग पास कर दूंगा एज ए स्ट्रिंग टाइप का। तो अब तो ये स्ट्रिंग हो गया। ओके, अब तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है उस एक्सेप्शन को देखेंगे। ओके, रन करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ चुका है आपका। ओके, आपको क्या करना है, फॉर इनपुट आप जो इनपुट दे रहे हो वो स्ट्रिंग दे रहे हो। ओके, जो कि होना चाहिए था किस, क्या, इंट टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इंट करेंगे। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब इस वाले को देखो, यहाँ पे बुलियन है और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करा है क्या, ट्रू। तो मैं फॉल्स, क्या मैं कैपिटल लेटर में ट्रू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है कि इन केस सेंसिटिव है वो चेक करना है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूँ कैपिटल में? अगर एरर नहीं आ रहा तो मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं, तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ट्रू हमारा प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखो कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू में कैपिटल लेटर में ट्रू, लेकिन इंटरनली ये क्या कर रहा है, इग्नोर केस का यूज कर रहा है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे इग्नोर कर रहा है, मतलब कि कौन सा मेथड है, इग्नोर केस। ओके, इग्नोर केस नाम का एक मेथड है स्ट्रिंग में, उसका यूज करके ये क्या कर रहा है, उसको स्मॉल लेटर में कर दे रहा है। ओके, देन उसके बाद अब क्या करता हूँ कि मैं इसमें क्या करूंगा कि ट्रू करके कैपिटल यू लिखूंगा। ओके, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है लेकिन है ये ट्रू ही। ओके, तो ऐसे लिखने से क्या इसमें वैल्यू सेट हो जाएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर नहीं एरर आ रहा तो मतलब कि सही है। ओके, तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, मतलब कि इग्नोर केस का यूज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये वैलिड हो जा रहा है। मतलब कि इसमें हम लोग कैसे भी लिखें, ऐसे लिखें फॉल्स, तो ये क्या करेगा, इस रन में करता हूँ यहाँ से फॉल्स, तो ये इंटरनली क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। ओके, इग्नोर केस का यूज करेगा और फॉल्स प्रिंट कर देगा। ओके, तो इन दोनों में आपको क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ से जो भी दिक्कतें होंगी वो आपको एक्सेप्शन के थ्रू पता चल जाएगा। अब जैसे क्या हुआ कि कोई बच्चा क्या करेगा कि इसके की में यहाँ पे ड्राइवर लिखा हुआ है, माइक की में यूआरएल लिखा हुआ, और की में यहाँ पे क्या करा, मिसमैच कर दिया। जैसे यूजर ने में एम मिसमैच कर दिया। ओके, देन उसके बाद क्या करा, वो रन करा। रन करने के बाद वो क्या करा कि बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू वो ले लेगा। अगर मान लो कि एरर तो नहीं आएगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है, मतलब कहा गया यूजर नेम, इसका जो वैल्यू है सिस्टम, ये तो यहाँ पे इंजेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, ये यूजर नेम इसी को बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ओके, जैसे मैं रन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखना, जो यूजर नेम है वो बाय डिफॉल्ट किसको ले लिया, इसी वाले वैल्यू को ले लिया जो डबल कोट्स के अंदर है, डॉलर माई यूजर नेम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा वैल्यू वैसे ही आ रहा है तो मतलब कि आपने क्या करा है कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर जो की है उसको सही से आपने यहाँ पे पास नहीं करा है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये इसे ही वैल्यू समझ लेता है, इसी वैल्यू को क्या करेगा, वो इस यूजर नेम में इंजेक्ट कर देगा। ऐसा सारे वेरिएबल्स में होगा। ओके, देन उसके बाद अब कोई क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रखेगा, डेटाबेस कॉन में क्या करेगा, यहाँ पे लिख दिया कॉन की जगह सी हटा दिया। ओके, और वो यहाँ पे एक्सेस कर रहा है डेटाबेस बीन में, डेटाबेस बीन में कौन से, और ऐसा नाम का इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन, नो सच बिन डेफिनेशन एक्सेप्शन करके ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो आपको समझ जाना है कि मैंने कहीं नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करा है। नो सच बिन डेफिनेशन एक्सेप्शन, कोई ऐसा बिन ही नहीं है जिस नाम से आप ढूंढ रहे हैं, वो डेटाबेस कौन नाम से आप ढूंढ रहे हैं, वो उस नाम से कोई बिन ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बिन का नाम यहाँ पे CON रख दिया, CO रख दिया, और यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं किस नाम से, CON से, यहाँ से। और मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है क्या, डेटाबेस को, और यहाँ ढूंढ रहा हूँ किससे, कौन से।
तो मुझे तुरंत चेक करना है कि मेरा जो डेटाबेस कौन में मैंने बीन का नाम क्या रखा है, उसे हम लोगों को करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मैच कर लेना है इन दोनों को। ओके, अब क्या होगा कि अब एरर यहाँ पे भी आ सकती है, तो इस एरर को भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो कोई बच्चा क्या करेगा कि क्लास पाथ, पहले बात तो क्या करेगा कि वो कंपोनेंट स्कैन में बेस पैकेज गलत लिख देगा। मान लो आप बेस पैकेज कोई और लिख रहे हो और बेस पैकेज आप गलत लिख दोगे, तो यहाँ पे ऐप की जगह एक पी छोड़ दोगे या डॉट इन लिख दिए। ओके, सेव करूंगा, रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आएगा, उस एक्सेप्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है मेन में प्रॉब्लम है, मेन मेथड में पहली बात क्या, नो सच बिन डिफिनेशन नेम डेटाबेस कौन। तो आप डायरेक्टली वहां पे जाओगे कि डेटाबेस कनेक्शन का तो नाम मेरा ठीक है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये स्कैन क्यों नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि माई ऐप कॉन्फ़िग फाइल को तो रीड कर रहा है, लेकिन वो किस बेस पैकेज में जाके चेक कर रहा है, कॉम डॉट इन में, और मेरा जो ये डेटाबेस कॉन फाइल है वो किस फाइल में, कॉम डॉट ऐप में। तो हमें क्या करना, माई ऐप कॉन्फ़िग में ये सही कर लेना है कि किस वाले बेस पैकेज फाइल में ये स्टोर है। ओके, अगर इस टाइप से एक्सेप्शन आता है तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, इन दोनों केस को आप चेक कर लीजिएगा। ओके, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ पे क्या करेगा कि एप्लीकेशन में यहाँ नाम कुछ और रखेगा और यहाँ पे नाम मिसमैच कर देगा, माई ऐप की जगह क्या करेगा, एक पी हटा देगा। देन उसके बाद रन करेगा और प्रॉब्लम देखेगा कि अच्छा प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड। तो फाइल नॉट फाउंड है, इसका मतलब आप समझ जाना कि हमारे यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड कर रहा है, मतलब ऐसा नाम का कोई फाइल ही नहीं है। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो क्लास पाथ रिसोर्सेस में माई ऐप प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सेप्शन यहाँ पे साफ साफ लिख के बता रहा है कि जो क्लास पाथ है, क्लास पाथ मतलब आप क्या समझ रहे हो, एसआरसी मेन रिसोर्स, इसके अंदर जो आपने फाइल ढूंढा माई ऐप, यहाँ तो माई ऐप नाम का कोई फाइल ही नहीं है, यहाँ तो माई ए डबल पीपी नाम का है ना, और हमने यहाँ पे क्या कौन सा फाइल ढूंढ रहे हैं, माई एपी नाम का फाइल ढूंढ रहे हैं। ओके, तो ये एक्सेप्शन अगर आएगा तो आपको कहाँ चेक करना है, यहाँ पे इस फाइल का नाम यहाँ प्रॉपर मैच कर लेना है कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये एक्सेप्शन आ गया, ये सारे यूज केसेस। अब देखो क्लास पाथ में ये सेमी कॉलन मिसमैच करेगा कुछ बच्चे। ओके, तो यहाँ पे सेव करूंगा। ओके, क्लास पाथ के बाद स्पेस दूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा। अभी क्या एक्सेप्शन आता है, फिर से एक्सेप्शन आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड, क्लास पाथ माई प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट क्यों दे रहा है कि क्लास पाथ तो दिया मैंने, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट फाइल में इंटर कैसे करेगा, वो करेगा डबल कोलन के थ्रू। ओके, सॉरी सिंगल कोलन देंगे तभी वो इसके फाइल के अंदर जाएगा, तब वो इस फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। ओके, ओके समझ गए। तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि आपने यहाँ पे क्या करा है, कुछ एरर करे, कुछ मिसमैच किया है स्पेलिंग में। ओके, तो फाइल नॉट फाउंड से रिलेटेड आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, देन उसके बाद कुछ बच्चे क्या करेंगे, एट द रेट प्रॉपर्टीज एनोटेशन में वो क्या करेंगे, एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्सेस का यूज करेंगे। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताया हूँ, मैंने सिर्फ इस प्रॉपर्टी सोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सोर्सेस के बारे में नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स आपको इंपोर्ट करना है। ओके, देन उसके बाद कंपोनेंट स्कैन में क्या है, सॉरी कंपोनेंट स्कैन में क्या है, स्कैन्स नाम का है। आपको क्या स्कैन करना है, ओनली ये वाला कंपोनेंट आपको यूज करना है। आपको क्या स्कैन नहीं, मतलब कौन से एनोटेशन का यूज करना है, कंपोनेंट स्कैन का, स्कैन्स का नहीं। ओके, इसके बारे में मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया, आपको बताया नहीं। ओके, तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट स्कैन का यूज करना। ओके, इसमें मल्टीपल बेस पैकेज का यूज होता है, हमने एक ही बेस पैकेज डाला है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंपोनेंट स्कैन का यूज कर रहे हैं। ओके, ओके, तो इसका सोर्स कोड आपको गिटहब के अकाउंट पे मिल जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप माई ऐप प्रॉपर्टीज के बारे में ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे बोली वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। ओके, और प्लीज़ गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ये फाइल क्या करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज की वेल पेयर इनपुट एज टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेता है। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने इसका सेकंड देखा था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, दिस फाइल
इज यूज टू प्रोवाइड सेटअप डेटा टू एप्लीकेशन। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर डेटा को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट द रेट वैल्यू नोटेशन का यूज करते हैं। हेयर वी कैन यूज, वी रीड डेटा फ्रॉम प्रॉपर्टीज फाइल इनटू वेरिएबल यूजिंग, कौन से एनोटेशन का यूज करते हैं हम लोग, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। ओके, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के पहले डॉलर, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे की नेम पास कर देंगे। ओके, देन कमेंट लिखने के लिए इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल, हैश सिंबल, सिंबल्स हैज इंडिकेट कमेंट लाइन। कमेंट लाइन हमें लिखने की जरूरत होगी तो क्या यूज करेंगे, हैश। तो जैसे ही हम लोग ये फाइल क्रिएट करते हैं तो इसमें से डेटा लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। प्रोग्रामर हैज टू डिफाइन एंड लोड प्रॉपर्टीज फाइल। इसके थ्रू हम लोग लोड करते हैं, यूज एट द रेट प्रॉपर्टी सोर्स। ओके, इस एनोटेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। हमें डिफाइन करना पड़ेगा ओके, कि फाइल को लोड करो इसमें स्प्रिंग कंटेनर में। तो कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल को क्या करेगा, इंटरनली एक इन्वायरमेंट नाम का कंटेनर क्या करेगा, कंटेनर क्रिएट्स इन्वायरमेंट जो कि इंटरफेस है, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। इंटरनली यूज स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट जो कि क्लास है। ओके, इसके क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। देन उसके बाद क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम लोग किस से रीड कर लेंगे, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन से। वी कैन रीड डेटा यूजिंग एट द रेट वैल्यू डॉलर की नेम। बंद कर देता हूं मैं इसे। और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कैसा लगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं। की नेम इज केस सेंसिटिव, की नेम जो है केस सेंसिटिव है, सेंसिटिव। ओके, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि की नेम जो है सेंसिटिव है। जैसे कि हमारा डेटाबेस है ओके, और इसमें ड्राइवर की जो है हमारा ड्राइवर सारे स्मॉल लेटर में है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भी कैपिटल कर दिया और सेव कर रहा हूँ, रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी को वैल्यू ले लेगा। ओके, कहाँ गया कंसोल, कहाँ गया कंसोल, हाँ, इसी को क्या करा, वो वैल्यू ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस सेंसिटिव है, सिर्फ वैल्यू में इन केस सेंसिटिव रहेगा। ओके, वो भी किस में, बुलियन वाले में। ओके, तो यहाँ पे आपको इसे समझ जाना है कि ये इसके अंदर जो की है वो केस सेंसिटिव है। ओके, केस सेंसिटिव। एग्जाम्पल में पोर्ट नंबर आप ले लो, पोर्ट जो हमने की रखा है, पोर्ट या ड्राइवर, ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। ओके, ये सारे डिफरेंट है। अगर क्या होगा कि हम लोग डुप्लीकेट की डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा, इफ वी डिफाइन डुप्लीकेट की विथ डिफरेंट वैल्यू, तो वो क्या करेगा, लास्ट वाले की को वैल्यू को रख लेगा। बट लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ रिको, नॉट रिको
recommended, not recommended, then last combination is taken by container, taken into container. Okay, right. तो मैं यहाँ पे कुछ माई ऐप प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोड पेस्ट कर दूंगा। तो पहले हम लोगों ने क्या करा, pom.xml क्रिएट करा, उसके पहले हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा कि इसके जो कोड्स हैं वो सारे मैं पेस्ट करके आप तक पहुँचा दूंगा। ओके, और ये जो फिगर है मैं इसे क्या करूँगा, नोट्स में ऐड कर दूंगा। और आप इसे क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे pom.xml का कोड है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम, क्योंकि मेरा सेशन काफ़ी लंबा जा रहा है, प्रोजेक्ट नेम जो हमारा है डेटाबेस कौन है, इसे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। नोट्स में भी आपको ये लिखा हुआ रहेगा, आप वहाँ से भी देख देख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। pom.xml में जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा pom.xml, आप यहाँ से pom.xml को क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। और ऐसे करके हर एक फाइल को मैं क्या करूँगा, नोट्स में एंटर कर दूंगा और मैं गिटहब पे पेस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। उस सोर्स कोड को भी क्या करोगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस इंडिया फ्री इंटर्नशिप के गिटहब लिंक के ऑल सोर्स कोड, ऑल ट्यूटोरियल्स करके जो हमारा रिपोजिटरी है, वहाँ से आप इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, क्योंकि आपको ये जो सेशन चल रहा है कंप्लीट स्प्रिंग बूट चल रहा है। अभी मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क चला रहा हूँ बेसिक से। ओके, देन उसके बाद क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे करके स्प्रिंग बूट में पहुंचेंगे। ओके, कि कैसे स्प्रिंग बूट आया और कैसे धीरे धीरे और भी हम लोगों को कोड करने में आसान करने के लिए पहले से प्री डिफाइंड कोड, प्री डिफाइंड एपीआई हमें मिलने लगे। ओके, और स्प्रिंग बूट से हम लोग कैसे एप्लीकेशन फास्ट से डेवलप करने लगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। और लाइव कोडिंग कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। ओके, और इसका सारे सोर्स कोड और नोट्स मैं साथ में प्रिपेयर करके आप तक पहुंचा दे रहा हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो कि आपको इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। ओके, इस वाले लिंक पे। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स स्प्रिंग के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।